आज प्राकृतिक चिकित्सा में कब्ज़ और उसके निवारण। यदि हमारा खान-पान और रहन-सहन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप रहे और हम सदा प्रकृति के 5 तत्वों से अच्छा लगने तक संपर्क बनाए रखें, तो हमारा बीमार होने वाला यह जो स्वभाव पड़ गया जैसा लग रहा है, वह दूर हो जा सकता है। बीमार पड़ने का स्वभाव दूर हो जा सकता है, अर्थात बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं होता। यदि हम धूप, छाया, गर्मी, सर्दी या जल का प्रयोग अच्छा लगने तक करें या अच्छा लगने तक उनके संपर्क में बने रहें, अथवा हम कच्ची भूख में बार-बार या भोजन अधिक मात्रा में करें अथवा तेल अधिक, मसाला, घी, मिर्चा युक्त गरिष्ठ भोजन करें अथवा देर रात गए भोजन करें, तो हमारे अंदर निम्नलिखित कब्ज के लक्षण अर्थात शौच 24 घंटा में एक बार हो या कई दिनों पर हो, बिल्कुल सूखा हो या पतला, या देर तक बैठना पड़े अथवा संतुष्टि न हो, इनमें से कोई न कोई लक्षण अवश्य पैदा होंगे। रोग कोई भी हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी मौसम में हो, इन कब्ज़ के लक्षणों में से कोई न कोई या एक या दो के पैदा होने के बाद ही होते हैं। जब हमें संयोग से खान-पान, रहन-सहन में गड़बड़ी या प्रकृति के 5 तत्वों के असंतुलन का संतुलन होता है या उनके संतुलन में बाधा होती है, तो नया कब्ज़ होने पर नए रोग होते हैं। और जब हमें खान-पान, रहन-सहन या प्रकृति के संपर्क से हमेशा बाधा पड़ती रहे, तो हमेशा कब्ज़ के लक्षण होते रहने पर पुराने रोग हो जाते हैं। यह ध्यान रहे कि प्रकृति का नियम बड़ा कठोर है। इसके यहाँ क्षमा नाम का कोई शब्द नहीं है। कानून का ज्ञान न होना दंड से छुटकारा पाने का कारण कभी भी नहीं हो सकता। हमारी स्वेच्छा या अनिच्छा से किए गए अपराधों के फलस्वरूप जब भी शरीर के अंदर अत्यंत दूषित तथा विषाक्त वस्तुएं एकत्रित होती हैं, तब राग से भरे इंजन के समान शरीर बेकार होकर उसमें तरह तरह के पुराने रोग पैदा हो जाते हैं। प्रकृति का कानून और सज़ा दोनों बड़ा कठोर होता है, इसलिए प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करने वाला सदा सुखी, निरोग और सुरक्षित रहकर लंबी उम्र तक सुखपूर्वक प्राचीन काल के मनुष्यों की तरह जीता रहता है। लेकिन प्राकृतिक नियमों का पालन न करने वाला रोगी कष्टभोगी तथा अल्पायु होता है। इसलिए हम सदा प्रयास करें कि हमारे अंदर कब्ज़ के लक्षण पैदा न हों। इसके लिए हमें चाहिए कि शौच की चिंता शौचालय में नहीं बल्कि भोजनालय में किया जाए, क्योंकि यही उपयुक्त समय है। कब्ज़ के कारण बड़ी आंत में रुके हुए मल से तरह तरह के रोग पैदा होने के साथ साथ हमें रक्त रोग की शिकायत भी होती है, जिसे तरह तरह के रोग जैसे चेहरे की झाई, एक्जिमा, खुजली, फोड़ा फुंसी इत्यादि चर्म रोग पैदा होते हैं। गैस भी कब्ज़ के कारण ही बनती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, सिर में चक्कर, घबराहट इत्यादि, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, लकवा इत्यादि भी कब्ज़ के कारण या गैस के कारण ही होते हैं।
गैस से कफ बनता है और कफ से तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। आँखों के रोग तथा मोतियाबिंद की शिकायत या बालों का झड़ना अथवा समय से पूर्व पकना कब्ज और इससे बनने वाले गैस से ही होता है। कब्ज के कारण ही सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी तंदुरुस्ती दिनों दिन गिरती जाती है। सत्य तो ये है कि कब्ज से ही सभी रोग पैदा होते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी तीव्रता को कब्ज आंतों की दोषपूर्ण अवस्था न बढ़ा दे। यही कारण है कि बड़ी आंत को दोष रहित कर देने से ही सभी रोग अच्छे हो जाते हैं तथा रोगी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। सारांश ये है कि कोई भी रोग क्यों न हो, पहले कब्ज को दूर कर बड़ी आंत को साफ कर लेने से सभी रोगों के अवश्य ही ठीक हो जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कब्ज के कारण यदि मल यथा समय शरीर से बाहर न निकल जाए तो बड़ी आंत का यह रुका हुआ मल का विष पुनः शरीर में ही संचित होने लगता है। फलस्वरूप तरह तरह के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। यदि हम लोगों के शरीर का भीतरी भाग शुद्ध रहे तो शुद्ध भोजन से रस लेकर छोटी आंत शरीर को अमृत से भर देती है, परंतु जब बड़ी आंत के अंदर मल जमकर दूषित हो जाता है तब इस संचित मल के कारण अमृत के बदले छोटी आंत विष से भर जाती है। इस समय हम लोगों का अनिष्ट अपने शरीर के अंदर के विष द्वारा ही होता है, अर्थात कब्ज से रुका हुआ पुराना मल तरह तरह से रोग पैदा करने के साथ ही साथ वर्तमान के सात्विक भोजन से भी शरीर को कुछ मिलने नहीं देता। वास्तव में कब्ज से सभी रोगों के पैदा होने के साथ साथ शरीर का बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं। वास्तव में अधिकतर लोग अपने शरीर की कार्यविधि के बारे में नहीं जानते, कब्ज का कारण नहीं समझते। समझते ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी एक छोटी सी मशीन, साइकिल या मोटर में कुछ नुक्स पैदा हो जाए तो उसे 100 बार खोलेंगे और बांधेंगे, गड़बड़ी का कारण ढूंढेंगे, पर अपने शरीर रूपी मूल्यवान शरीर का कुछ भी ख्याल न करेंगे, क्योंकि ये किसी तरह अंत तक चलती रहती है और बंद होती है तो केवल एक बार, जब इसके बनाने के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं कि कब्ज से शरीर में सिर्फ सुस्ती छाई रहती है, पेट भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, खुश्की बनी रहती है, नींद ठीक नहीं आती, दिमाग उड़ता रहता है, भूख कम हो जाती है। पर कब्ज शरीर में इन लक्षणों को उत्पन्न करने के साथ ही साथ अनेक नए रोग पैदा कर देता है। अनेक क्या, जितने भी रोग हैं प्रायः उन सब की जड़ में यही रहता है। तभी तो इसे सभी रोगों की नानी कहते हैं। रोग तो एक विकृति है, कोई भी रोग क्यों न हो, वह शरीर की विकृति का लक्षण मात्र है, और कब्ज विकृति पैदा करने में सर्वसमर्थ है। कैसे? सो देखिए, आप जो खाते हैं उसके पाचन एवं परिपाक के बाद जो कूड़ा कचरा मैल बाकी बचता है उसके शरीर से समय पर खारिज न होने को ही तो कब्ज कहते हैं। वह मल जब समय से नहीं निकलता तो अंदर ही अंदर पड़ा सड़ने के सिवा और क्या कर सकता है। वहाँ सड़ने से बदबू पैदा होती है, मल अधिक विकारमय बनता है, उससे गैस निकलती है जो जहर का असर रखती है, और गैस का स्वभाव है ऊपर उठना, फैलना। वह सारे शरीर में पहुँचने की कोशिश करती है और शरीर के अंग अंग में पहुँचकर उनके स्वाभाविक कार्यों में बाधा देती है। जब यह भयंकर बाधा उनमें लग गई
तो शरीर अपना स्वाभाविक कार्य कैसे कर सकता है। यही नहीं, मल का स्थान जो आते हैं उनमें रस चूसने की विचित्र शक्ति है। पाचन के बाद जो बचा हुआ सामान इन आंतों में आता है वह तरल रूप में रहता है, यानी उसमें पानी होता है। आंतों का काम इस पानी को जज्ब करना, चूस लेना एवं बचे भागों को ऐसा ढीला रहने देना कि उस पर मल धारक यानी आंत का वह भाग जहाँ मल इकट्ठा होता है कि मांसपेशियाँ ठीक काम कर सकें, उसे समय से बाहर निकाल सकें। पर जब तक मल इन आंतों में पड़ा रहता है वे इनकी नमी चूसती रहती हैं, और मल जब सड़ जाता है तो अपने स्वभावानुसार उसका जहर भी वे चूसने को मजबूर हो जाती हैं और चूस कर खून में मिलाती रहती हैं। इस दूसरी विधि से भी शरीर में जो विष आता है वह रक्त को विकृत करता है। फिर रक्त संबंधी अनेकों रोग आते हैं। साथ ही साथ शरीर के सभी कार्यों को शिथिल करते हैं, उन्हें रोगी बनाते हैं। और जब यह चक्र दिनों महीनों ही नहीं बल्कि वर्षों चलता रहता है तो फिर शरीर और उसमें रहने वाले दिमाग के निकम्मे होने में क्या संदेह रहेगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए दवा ली जाती है। दवाएं अंदर जाकर क्या काम करते हैं, इनका तमाशा देखना हो तो आप इनका अधिकांश दवाओं का एक अति छोटा भाग अपनी आँख या नाक में डाल लें तो इन दवाओं की करतूत तुरंत आपकी समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे कि इन अंगों में दवा के पहुँचते ही उनमें जलन पैदा हो गई और उनसे पानी बहने लगेगा। इसी तरह जब ये दवाएं आमाशय छोटी आंतों, बड़ी आंतों और मलधारक अंगों से गुजरती हैं तो वे वहाँ इनसे पैदा हुई जलन के कारण पानी और लुआब निकलने लगता है, और इन दवाओं के कारण नहीं, इन निकले हुए पानी और लुआब के कारण मल आंतों से निकल पाता है, जिसे लोग कब्ज़ दूर होना कहते हैं। रोज़ रोज़ दवा लेते रहने पर दवाओं का असर आंतों पर कम होने लगता है, आंतें शिथिल होने लगती हैं, उनसे पानी और लुआब निकलना कम होता जाता है और रुक जाता है। इस तरह दवा का असर धीरे धीरे जाता रहता है। फिर और तेज़ दवा ली जाती है जो कुछ दिन बाद वो भी निकम्मी हो जाती है, पर तो भी लोग दवा लेते ही रहते हैं। उनकी सुंदर पैकिंग, लुहावनी शीशी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कब्ज रहना बिल्कुल अस्वाभाविक है। कुदरत ने आंतों में वह बल दिया है कि वे मल को आसानी से दूर करती रहें, पर वे यह कार्य तभी स्वाभाविक रूप से कर सकती हैं जब हम खाद्यों को, अपने भोजन को उनके स्वाभाविक रूप में ग्रहण करें। खाद्यों में फल, तरकारियाँ, अन्न इत्यादि तो आते ही हैं, पर हम इनमें से कितनों को इनके स्वाभाविक रूप में लेते हैं। हम फल और ऐसी तरकारियाँ जिन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत सरलता से खाया जा सकता है बहुत कम उपयोग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। अन्नों की भूसी, चोकर यानी आटे का चोकर, चावल का कन दूर कर देते हैं। गन्ने के रस की हम चीनी बनाते हैं, गन्ने का रस नहीं सेवन करते। मिर्च मसालों को, जिनकी शरीर को बिल्कुल आवश्यकता नहीं, विकृत स्वाद के वशीभूत होकर खाते हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि कब्ज़ न रहे तो इनका विचार शौचालय में नहीं, भोजनालय में होना चाहिए। भोजन पर वह स्वादिष्ट होने लायक होने के अलावा कब्ज़ कारक है या कब्ज़ निवारक, इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। कब्ज़ में आई आंतों का कंडीशन देखिए। पुराने
पुराना मल पड़ गया आंतों में, आंतों का इधर उधर का सूजन। ये स्वस्थ और सशक्त आंत ऐसी होनी चाहिए। कब्ज की वजह से मल बड़ी आंतों में रुक गया और इधर उधर भयंकर सूजन। जब आप मैदा या महीन आटे की जगह चोकर समेत मोटा आटा खाएंगे, चावल कन समेत ही लेते रहेंगे, आपके भोजन में फल तरकारियों की मात्रा अन्न से दुगने तिगुने वजन की होगी, तो कब्ज का समाधान अनजाने में हो गया, प्रारंभ हो गया। यदि आपका कब्ज बहुत कठिन और पुराना है तो खीरा, ककड़ी, गाजर, पालक, टमाटर या पत्ता गोभी को कच्चा इस्तेमाल कीजिए। डरिए नहीं। दो सेर खाने को नहीं कहा जा रहा। 24 घंटे में 250, 300, 350 ग्राम लें और सो भी केवल एक नहीं कईयों को मिलाकर ले लें। किन्हीं 2-3 को छोटा छोटा काट कर मिला लें और भोजन से पूर्व इसका सेवन कर लें। कब्ज का बड़ा कारण आहार विहार का दोष ही है। प्रकृति से दूर जाने का लंबा अभ्यास ही है। कोई भी रोग क्यों न हो, पहले कब्ज को दूर कर बड़ी आंत को साफ कर लेना अनिवार्य रहेगा। वास्तव में कब्ज से सभी रोग पैदा होने के साथ साथ शरीर का बहुत अनिष्ट करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है सभी रोग रुके हुए मल के सहारे पैदा होते हैं। वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सर विलियम आर बूथनट लेन ने कहा है कि पृथ्वी के सभ्य समाज में जितने रोग होते हैं उनका मूल कारण कब्ज है। इस प्रकार कब्ज स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह देखा जाता है कि रोगी कोई भी हो, कब्ज उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है और कब्ज ठीक होने के साथ रोग की तीव्रता भी कम हो जाती है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इस तरह कब्ज रोगों को जन्म देता है और कब्ज को दूर करना रोग को दूर करने की ही शुरुआत है। इसलिए कब्ज से बचने और स्वस्थ रहने के उपाय करने अनिवार्य हैं। कब्ज का निवारण कैसे हो, कब्ज को कैसे ठीक करें, कब्ज के क्या उपाय हों। कब्ज को ठीक करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग दस्ता और दवाओं का प्रयोग कब्ज ठीक करने के लिए करते हैं। इससे कब्ज स्थायी रहने लगेगा। कुछ लोग कैस्टर ऑयल या तरह तरह के मिनरल ऑयल का प्रयोग कब्ज दूर करने के लिए किया करते हैं। ये भी बहुत नुकसानदेह है क्योंकि ये लीवर और फेफड़े को कमज़ोर करते हैं। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा में एक बूंद भी दवा का प्रयोग न करके कब्ज को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए शुद्ध जल द्वारा एनिमा या डायरेक्ट बस्ती या डोज के प्रयोग से बड़ी आंतों की सफाई बस्ती क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है, परंतु यह व्यवस्था स्थायी नहीं है। स्थायी लाभ के लिए जिस प्राकृतिक खान पान और रहन सहन
कि न अपनाने से कब्ज़ होता है, उसे बहुत सावधानी से अपनाना चाहिए। तथा जैसे नाबदान में अधिक पानी गिरा गिरा कर साफ रखने से दुर्गंध और गंदगी इकट्ठा नहीं होती, ठीक उसी तरह काफ़ी मात्रा में पानी और प्राकृतिक पानी की चीज़ों के सेवन वो पेट व पेंडों पर उसको नहाते समय या अन्य समय जल से और पट्टी से उसको ठंडा रखकर कड़ी स्नान लेकर नाभ के चारों तरफ ठंडा पहुंचाकर इससे बड़ी आंत को सबल किया जा सकता है, जिससे बड़ी आंतें मल को दोनों समय ढकेलकर सुबह शाम बाहर करने लगें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। कितनी बार खाएं? केवल 3 बार खाएं। यदि आप दिन भर में केवल 2 बार भोजन करते हैं तो और भी अच्छा है। और यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो तो आप ज़रूर 2 ही बार खाएं। जब मैं 2 या 3 बार खाने को कहता हूँ तो उसका अर्थ शब्दशः लगाना चाहिए, अर्थात 2-3 बार के अलावा मुंह में पानी के सिवा कुछ और नहीं। तब फल कब खाएं? ठीक ही है। लोग तो फलों को घलुआ घाटा समझकर भोजन के घंटे आधे घंटे बाद खूब छक्कर खाते हैं या थोड़ा बहुत खाते हैं, और इन्हें बिना भूख के खाने से जब नुकसान होता है तो दोष अपनी अक्ल को नहीं, बेचारे गरीब फलों को दिया जाता है। उन्हीं के सिर सारे दोषों का जिम्मा मढ़ दिया जाता है। और ऐसे अक्लमंदों द्वारा ही अमरूद से जुकाम होता है, और खीरे ककड़ी से जुड़ी ताप होता है, और आम से फोड़े फुंसी और खरबूजे से हैजा होने की बात कही और चलाई जाती है। फलों को भोजन का अंग बनाया जाना चाहिए। सवेरे का नाश्ता फलों का हो। जी चाहे तो उसके बाद जब भूख लगे तो दोपहर के भोजन में अन्न जोड़ा जाए, और शाम के भोजन में भी कुछ सलाद और फल रखा जाए। उन्हें भोजन का अंग समझकर खाया जाए। दूसरे खाद्यों की जगह कम करें और उसका स्थान फलों और सलादों को दिया जाए। एक बात फल के बारे में आपको और बताना है कि मौसमी फल आपके घर के 10-5 कोस की दूरी में पैदा होने वाले फल आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। वह लाभ देने की क्षमता दूर से आए कई दिनों से तोड़े और बासी फलों में नहीं है। बहुत से लोगों को कब्ज़ केवल इसलिए होता है क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं। जब ऐसे लोग पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो उनका कब्ज़ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब ऐसे लोग पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो राहत शुरू हो जाती है और सुधार कार्य शुरू हो जाता है। कब्ज़ का विघटन शुरू हो जाता है। बड़ी आंतें और छोटी आंतें सबल होने लगती हैं, स्वाभाविक स्थिति में आने लगती हैं। बहुत से लोग जाड़े में सिर 1.5 सिर और गर्मी में के दिनों में 2-2.5 सिर पानी भी नहीं पीते। सवेरे उठते ही, रात को सोते समय, भोजन से 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद ये पानी पीने की सबसे बढ़िया आदत है। स्मरण करके, औषधि की खुराक स्वरूप समझ करके जल का सेवन होना चाहिए। उन आंतों का स्थान जिनमें मल रहता है एवं जिनके अपना कार्य ठीक तरह से न कर सकने के कारण कब्ज़ होता है, नाभ के 3 ओर हैं। वह नाभ के दाहिनी ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर तथा बाईं तरफ कोख तक पहुंचती हैं। फिर नीचे की ओर उतरती हैं, वहाँ उनका अंतिम छोर है।
जहाँ मल इकट्ठा होता रहता है, उस छोर को मलधारक कहते हैं। यहाँ मल धीरे धीरे इकट्ठा होकर समय पर खारिज होता रहता है। इस आंत को सशक्त बनाया जाना अनिवार्य है। आंत मांसपेशियों की बनी है और आप जानते ही हैं कि कसरत प्रत्येक मांसपेशियों को सशक्त बनाती है। अतः कुछ ऐसी कसरतें भी हैं जिनका प्रभाव आंतों पर पड़ सकता है। टहलने की कसरत इस कार्य के लिए यथेष्ट प्रभावी है। सवेरे शाम 2-2 या 3-3 मील टहलकर निश्चित रूप से आप वह आंतों को शक्ति दिया जा सकता है। वह काम बड़ी सुगमता से करने लगेंगी और टहलते समय गहरी श्वास प्रश्वास, मुख बंद। इसके बाद इसके साथ ही आंतों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरी तरकीब वो है उन्हें ठंडक पहुंचाना। एक मोटा सा तौलिया चपत कर 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा बनाकर ठंडे पानी से भिगोकर हल्का सा निचोड़कर पेंडु पर अर्थात नाभि के नीचे 10-15 मिनट रखा जा सकता है और इससे बड़ी आंतों को जगाया जा सकता है, जागृत कर दिया जा सकता है। ठंडक का इनमें से कोई भी प्रयोग टहलने जाने से पूर्व करना उचित है। पहले ठंडक फिर टहलकर घर में लाने का यह प्रयोग आंतों को शीघ्र और अधिक सजग करके उन्हें अपने कार्य में तेजी से प्रवृत्त करता है। शौच की हाजत की राह न देखना चाहिए। हाजत तो उन्हें होती है जो हाजत की सुनते हैं। दिनों तक उसकी न सुनने से वह मंद या लुप्त हो जाती है। अतः कोई भी समय निश्चित करके 2 बार शौच अवश्य जाना चाहिए। मेरी राय है सवेरे उठने के बाद कुल्ला गरारा करके चूस कर पानी आधा 1 लीटर पीकर 10 मिनट टहलने के उपरांत यह शौच जब अनुभव हो जाए, शाम को भोजन के बाद या भोजन जाने से पहले शौच जाना उचित है। भोजन के बाद शौच जाने की बात सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे। उनका ख्याल है कि भोजन के बाद शौच जाने से उनका खाया पिया हुआ तुरंत निकल जाएगा, पर यह बात नहीं है। यदि अतिसार रोग नहीं है तो वह 14 से 18 घंटे के बाद ही निकलता है। भोजन करते वक्त आंतों की गति में तीव्रता पैदा हो जाती है, इससे पेट ठीक से साफ हो पाता है। इस प्रकार कब्ज को दूर करने के लिए सरल विधि, जिससे कि उस विश्वव्यापी कब्ज जिसकी बदौलत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जो कब्ज दूर करने की दवा बनाकर लाखों रुपए प्रतिवर्ष कमाती हैं और सैकड़ों नहीं हजारों ही डॉक्टर तथा दवा फरोशों को अपनी दवा बेचने के लिए इतने ही लंबे कमीशन पर रखती हैं। छुटकारा मिल सकता है, मिल जाएगा। बेचारे डॉक्टर इन दवाओं की अयोग्यता पग पग पर अनुभव करते हैं, लेकिन पैसे के लालच में दवा के गीत गाना ही पड़ता है। आपको भी वे गीत बड़े प्रिय लगते हैं क्योंकि अपने आप को बदलना नहीं पड़ता। दवा ले लिया, दवा के सिर मढ़ दिया आपने कब्ज दूर करने की जिम्मेदारी को और उस डॉक्टर को मढ़ दिया। यहाँ तो कुछ और करना है। यदि कुछ करके पाने के सिद्धांत को मानते होंगे तभी यहाँ बताई विधि सरल लग सकेगी। स्मरण शक्ति का ह्रास, थकान की अनुभूति, नींद की कमी, आरंभिक दशा में गठिया, दमा, अपच, सिरदर्द, कमर दर्द, दुर्बलता के अनेक रोगियों ने इस विधि को अपनाया है और कब्ज दूर करने के साथ ही साथ उन्हें इन सभी रोगों से मुक्ति मिल गई। इन रोगों में सुबह शाम शक्ति और जाड़े गर्मी के अनुसार सुबह शाम टहलने जाने की पूर्व 10-5 मिनट का कड़ी स्नान या हाथों को ठंडक पहुंचाना, अपने आहार को यथासंभव प्राकृतिक रूप में लेना, प्राकृतिक रूप में ही लेना, अपक्व रूप में लेना,
जो चीज़ें अपक्व खाई जा सकती हैं उन्हें अपने भोजन में 70 से 80% रखने की कोशिश, और आकाश तत्व यानी भोजन सब मिल करके भी आकाश की प्रमुखता अर्थात खाली जगह की अधिकता और भोजन से अधिक जल। इस प्रकार पंच महाभूतों का संतुलन बना करके हम कब्ज से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकेंगे और इस जीवनचर्या से अपने सभी प्रकार के असंतुलन और असुविधाओं से और शरीर के साथ साथ इन असुविधाओं का प्रवेश भीतर मन बुद्धि में भी हो जाता है, मस्तिष्क में हो जाता है, इन सब को स्थायी रूप से दूर किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रकृति की ओर लौटा जाए। प्रकृति शरणम, प्रकृति शरणम, प्रकृति शरणम। प्रकृति हमारी माता है, उसके पास स्वास्थ्य है। परमात्मा हमारे पिता, उनके पास आनंद और शांति है। इन दोनों की शरण ग्रहण करना अनिवार्य है, इन दोनों की कृपा और आशीर्वाद पर प्राप्त करना अनिवार्य है। ओम श्री परमात्मने नमः। यह सब आलोक अनुभवी अन्वेषक, चिकित्सक, वैज्ञानिक श्री विट्ठलदास मोदी और श्री डॉक्टर प्रभुदेव पांडे जी के विचारों के आलोक में आज का यह स्वाध्याय रहा। उनको शत शत नमन है, सादर प्रणाम है।